जैसे ही उड़ान 2018 का सिग्नल निगरानी प्रणाली से गायब हुआ, इस असामान्यता का केबिन के अंदर बैठे यात्रियों को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। सब लोग दिल्ली से निकली उस दोपहर की उड़ान में अपनी अपनी योजनाओं में डूबे हुए थे, यह मानते हुए कि कुछ ही घंटों में वे लेह में उतरेंगे और अपने सामान्य जीवन में लौट जाएंगे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हिमालय के ऊपर 30,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर विमान और जमीन के बीच संचार पूरी तरह से ठप हो गया था और दो पायलट बंद कॉकपिट में धीरे धीरे अपनी चेतना खो रहे थे। यह चुप्पी किसी चुनाव का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक अचानक रहस्यमयी और खतरनाक घटना का परिणाम थी, जो कुछ ही समय में सैकड़ों जिंदगियों को खत्म कर सकती थी। उस समय उड़ान पर किसी को भी यह समझ नहीं आया कि आसमान की यह खामोशी एक अभूतपूर्व चुनौतियों की श्रृंखला की शुरुआत कर रही थी। सीट 22 पर अन्या शर्मा, एक 12 वर्षीय भारतीय लड़की, अपनी जानी पहचानी विज्ञान की किताब पढ़ रही थी। वायुगतिकी भौतिकी के पन्ने हर बार हवाई यात्रा के दौरान उसके साथी बन जाते थे। उसके आसपास के यात्री अक्सर ऐसे शांत और एकाग्र बच्चे को देखकर सिर हिला देते थे, यह सोचते हुए कि वह भारत के किसी भी अन्य होशियार बच्चे की तरह पढ़ने की शौकीन है। किसी ने उससे यह नहीं पूछा कि वह कौन सी किताब पढ़ रही है, और न ही किसी ने सोचा कि जो चीज़ उसके हाथ में है वह अगले कुछ घंटों में उनकी अपनी नियति से इतनी गहराई से जुड़ी होगी। उसे अभी भी एक छोटी छात्रा के रूप में देखा जा रहा था, जो दो राज्यों के बीच अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे हर साल हजारों भारतीय बच्चे अनअकम्पेन्ड माइनर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कोई नहीं जानता था कि उसके पिता रोहन शर्मा एक लंबी चोट के कारण अपना पेशा छोड़ने से पहले देहरादून में एक प्रसिद्ध उड़ान प्रशिक्षक थे। वह अच्छी तरह से समझते थे कि विमानन की दुनिया कितनी जटिल है, और यह भी कि जोखिम उन क्षणों में आ सकता है जब कोई इसकी उम्मीद नहीं करता। और इसी समझ ने उन्हें कई साल अपनी बेटी को वह ज्ञान देने के लिए प्रेरित किया जो ज्यादातर वयस्कों के पास भी नहीं होता। जब वे पढ़ाने में सक्षम थे तो उन्होंने वाणिज्यिक केकसू कर्पूर एयरलाइनों के पायलटों की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया था। उन्हें बुनियादी नियंत्रण कौशल से लेकर सबसे कड़े आपातकालीन प्रक्रियाओं तक सब कुछ सिखाया था। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण जब उन्हें काम बंद करना पड़ा तो वे प्रशिक्षण मैनुअल अपने साथ देहरादून के बाहरी इलाके में अपने छोटे से घर ले आए, जहां उन्होंने अपनी एकमात्र बेटी को सिखाने के लिए उनका उपयोग करना जारी रखा, जैसे कि वे अपने पेशेवर गौरव को बनाए रखने का एक तरीका खोज रहे हों। कई वयस्कों ने कहा था कि बच्चों को बहुत जटिल चीजें नहीं सीखनी चाहिए, खासकर वे ज्ञान जो बड़ी जिम्मेदारियों से जुड़े हों। लेकिन आन्या के परिवार के लिए परिस्थितियां पारंपरिक नहीं थीं। उसके पिता ने उसे एक तरह से अपना मनोबल बनाए रखने और अपनी बेटी के भविष्य को उस दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए सिखाना शुरू किया जिसे वे उपयोगी मानते थे। ये शांत कक्षाएं उनके अध्ययन कक्ष में होती थीं, जहां अभी भी उनके द्वारा प्रशिक्षित पायलटों की कक्षाओं के प्रमाण पत्र और तस्वीरें लटकी हुई थीं। कोई दबाव या अत्यधिक जबरदस्ती नहीं थी, केवल सावधानी, धैर्य और अपनी बेटी को एक बदलती दुनिया में मजबूत बनाने की इच्छा थी। शुरुआत में अन्या की मां चिंतित थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि यह रोहन के लिए कॉकपिट में वापस न आ पाने की भावना से उबरने का सबसे अच्छा तरीका था। और इसी दृढ़ता के कारण आन्या की क्षमता कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हुई। बड़े होने के दौरान आन्या ने कभी इस बात का दिखावा नहीं किया कि वह कॉकपिट कंट्रोल पैनल पढ़ना जानती है या वाणिज्यिक विमानों की आपातकालीन प्रक्रियाओं को समझती है। वह इसे सामान्य मानती थी, क्योंकि यह वह समय था जब वह अपने पिता के साथ होती थी, साथ में सीखती,
समझाती और सवाल पूछती थी। यह सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि पिता और बेटी के बीच की एक यादगार कड़ी भी थी। स्कूल में वह अपने दोस्तों की तुलना में बहुत शर्मीली और शांत थी। लोग अक्सर उसे शांत बच्ची कहते थे, उस तरह की छात्रा जो ध्यानतार और तीन बनथारा आकर्षित नहीं करती, सबसे अलग नहीं दिखती, लेकिन हमेशा अपना होमवर्क समय पर करती है और ब्रेक के दौरान किताबें पढ़ना पसंद करती है। परिवार के बाहर कोई नहीं जानता था कि यह कम बोलने वाली बच्ची मानक लैंडिंग संरचना को समझ सकती है या सिर्फ एक कागज और कलम से ईंधन की खपत की गणना कर सकती है। उड़ान 2518 पर कॉकपिट में चुप्पी इतनी लंबी हो गई थी कि यह एक वास्तविक खतरा बन गई थी। जमीनी प्रणालियों को पायलटों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी, लेकिन नियंत्रण स्टेशन अभी भी अलार्म मोड में नहीं गए थे, क्योंकि संचार में देरी कभी-कभी हस्तक्षेप या मौसम की स्थिति के कारण हो जाती है। न तो जमीन पर और न ही केबिन में किसी को पता था कि पायलटों ने नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया है। ऑटो पायलट सिस्टम अभी भी विमान को उसके निर्धारित मार्ग पर बनाए हुए था और इसलिए सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग पानी पी रहे थे, काम करने के लिए लैपटॉप खोल रहे थे, फिल्में देख रहे थे, खिड़की के पर्दे खींच रहे थे, ईमेल जांच रहे थे, मीटिंग शेड्यूल की समीक्षा कर रहे थे। हर कोई मानता था कि वे एक सुरक्षित उड़ान के बीच में हैं, जैसे कि भारत में हर दिन हजारों घरेलू उड़ानें होती हैं। यह झूठी शांति ही स्थिति को और खतरनाक बना रही थी। केबिन में कोई अलार्म सिग्नल नहीं था, कोई स्वचालित चेतावनी नहीं बज रही थी। यात्रियों को यह एहसास नहीं हुआ कि संचार प्रणाली पूरी तरह से अंधकार में डूब चुकी थी। एक आधुनिक वाणिज्यिक विमान अचानक नीचे की दुनिया से अलग हो गया था, एक निश्चित प्रक्षेप वक्र और एक अनिश्चित भविष्य के साथ हवा में लटका हुआ था। अगर कोई हस्तक्षेप नहीं करता तो विमान तब तक उड़ता रहता जब तक कि उसका ईंधन खत्म न हो जाए। एक ऐसा परिदृश्य जिसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता था। इस बीच आन्या अभी भी अपनी किताब के पन्नों में खोई हुई थी। उसने अभी तक कुछ भी असामान्य महसूस नहीं किया था। विमान स्थिर था, इंजन की आवाज़ें नियमित थी, केबिन में रोशनी जल रही थी। सब कुछ एक सामान्य उड़ान जैसा लग रहा था, जिसे भारत में किसी भी बच्चे ने अनुभव किया होगा। लेकिन जो बात कहानी को अलग बनाती है वह यह है कि एक घटना चुपचाप नजदीक आ रही थी और पूरी उड़ान को खतरे में डाल रही थी, और एकमात्र व्यक्ति जो वयस्कों से पहले इसे महसूस करने की क्षमता रखता था, वह वही लड़की थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। इसलिए नहीं कि वह उनसे ज्यादा होशियार थी, बल्कि इसलिए कि उसने घंटों उन चीजों को सीखने में बिताए थे जिन्हें उन्होंने कभी छुआ भी नहीं था। जब वयस्क खतरे को नहीं पहचान पाते तो कभी कभी बच्चे पहले समझ जाते हैं, उम्र के कारण नहीं बल्कि तैयारी के कारण। केबिन में माहौल पहले की तरह हल्का था, लेकिन कॉकपिट में उड़ान के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाले दो लोग नियंत्रण खो चुके थे, और शांति और संकट के बीच के उस क्षण में सैकड़ों लोगों का भाग्य चुपचाप एक ऐसी दिशा में बदल रहा था जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। एकमात्र निश्चित बात यह थी कि एक छोटा सा बदलाव भी पूरी यात्रा को खतरे में डाल सकता था, और केबिन में केवल एक व्यक्ति जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था के पास सब कुछ वापस पटरी पर लाने का मौका था। उस पल आन्या को अभी तक यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जो उन किसी भी कहानी से अलग होगी जो उसने किताबों में पढ़ी थी। 12 साल की उम्र में आन्या उन बच्चों की तरह नहीं थी जो स्कूल के बाद अपना समय गेम खेलने या मनोरंजन कार्यक्रम देखने में बिताते थे। उसकी ज्यादातर दोपहरें उस छोटे से कमरे में बीतती थीं जहां उसके पिता ने अपने पुराने काम से बचे हुए विमानन दस्तावेज रखे थे। यह बाहरी लोगों की नज़र में कोई खास जगह नहीं थी, बस एक कमरा था जो नोटबुक, छोटे कॉकपिट मॉडल
और सिमुलेशन उपकरणों से भरा था, जिनका उपयोग उन्होंने पेशा छोड़ने के लिए मजबूर होने से पहले कई वर्षों तक किया था। उसके लिए यह एक अलग दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां उड़ान के हर नियम का समाधान था, जहां हर घटना के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया थी। और सबसे बढ़कर यह वह जगह थी जहां उसने अपने पिता को उन चीजों के बारे में समझाते हुए चमकते देखा था जिन्हें वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वे कभी उद्योग में एक सम्मानित शिक्षक थे, भविष्य के पायलटों की कक्षाओं के सामने खड़े होने और हर उस चीज को संप्रेषित करने के आदी थे जिसे वे विमानन सुरक्षा का मूल मानते थे। जब चोट ने उन्हें काम जारी रखने से रोक दिया तो कुछ समय के लिए सब कुछ बिखर गया। वे अपनी ही दुनिया में सिमट गए, पुराने सहकर्मियों से संपर्क से बचते रहे, मुलाकातों से इनकार करते रहे और धीरे धीरे अपने आत्म मूल्य की भावना खो दी। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी को कमरे के बीच में रखे कॉकपिट मॉडल को उत्सुकता से देखते हुए देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास अभी भी कुछ देने के लिए है। वे अब कक्षा में नहीं खड़े थे, लेकिन वे अभी भी एक व्यक्ति को पढ़ा सकते थे, और उनके लिए यह विश्वास बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। पहली कक्षाएं केवल बटन स्क्रीन और एक वाणिज्यिक विमान के बुनियादी कार्यों के बारे में थीं। आन्या ध्यान से सुनती थी, हमेशा ऐसे सवाल पूछती थी जो उन्हें छठी कक्षा पास कर चुके बच्चे की समझ के स्तर पर आश्चर्यचकित कर देते थे। उसने इसे कभी एक कर्तव्य या कुछ मजबूर करने वाला नहीं माना। वह बस अपने पिता को फिर से उत्साहित देखकर खुश थी, प्रशिक्षण उड़ानों के बारे में बात करते हुए, उन अप्रत्याशित स्थितियों के बारे में जिन्हें प्रशिक्षुओं को दूर करना था, और विमानन उद्योग के अपरिवर्तनीय सिद्धांतों के बारे में। उसने इसलिए सीखा क्योंकि वह उन्हें और सुनना चाहती थी, कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उन्हें लगे कि जीवन अभी भी सार्थक है। समय के साथ पाठ और अधिक जटिल हो गए। उन्होंने उसे प्रत्येक पैरामीटर को पढ़ना, याद रखना और जोर बदलने पर विमान कैसे प्रतिक्रिया करता है, यह सिखाना शुरू कर दिया। वह आपातकालीन प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझ गई थी, जिन्हें उन क्षणों में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था जहां कोई हिचकिचाहट की गुंजाइश नहीं थी। वे हमेशा कहते थे कि सही समय पर तैयार होने पर हर ज्ञान मूल्यवान होता है, कि लोग घटना के समय का चयन नहीं कर सकते, लेकिन वे समझ के साथ इसका सामना करने का तरीका चुन सकते हैं। ये शब्द उसके दिमाग में सूखे व्याख्यानों के रूप में नहीं, बल्कि दुनिया को देखने के उसके तरीके के हिस्से के रूप में अंकित हो गए। उसकी मां चिंतित थीं जब उन्होंने देखा कि पिता और बेटी उन विषयों पर बहुत अधिक समय बिता रहे हैं जिन्हें वह एक बच्चे के लिए भारी मानती थीं। उन्हें डर था कि वह अत्यधिक दबाव में या बहुत सतर्क मानसिकता के साथ बड़ी होगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पिता और बेटी कैसे जुड़े हुए हैं, जब भी वह एक कठिन सिमुलेशन अभ्यास हल करती थी तो उनकी आंखों में चमक देखकर वह समझ गई कि यह रटना नहीं, बल्कि एक उपचार प्रक्रिया थी। उनका परिवार आदर्श नहीं था, लेकिन जब वे तीनों एक साथ बैठकर भविष्य, सपनों और दुनिया कितनी बड़ी है के बारे में बात करते थे, तो वह छोटा सा घर और गर्म हो जाता था। हर बार जब उसे एक घटना सिमुलेशन दिखाया जाता था तो वह डरती नहीं थी। वह बस यह जानने के लिए उत्सुक थी कि संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। जब सिस्टम काम नहीं कर रहा हो तो विमान को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और जब एक ही समय में बहुत सी चीजें हो रही हों तो शांत कैसे रहा जाए। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि एक छोटी सी गलती के भी बड़े परिणाम हो सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी हमेशा जीवित रहने का अवसर पैदा करेगी। वह इसे उस तरह से समझती थी जैसे बच्चे जीवन को समझते हैं। अगर वह पर्याप्त अभ्यास करेगी तो वह कर पाएगी, और अगर उसके पिता उस पर विश्वास करते हैं तो वह उन्हें निराश न करने की पूरी कोशिश करेगी। 2 साल तक यह सीखने की प्रक्रिया लगातार चलती रही।
उसने धीरे धीरे हर विवरण को याद कर लिया, जैसे कि यह उसकी दूसरी भाषा हो। उन शब्दों से लेकर जो वयस्कों को सुनने में जटिल लगते थे, लैंडिंग से पहले जांच के चरणों तक, सब कुछ उसकी सोच का एक परिचित हिस्सा बन गया। स्कूल में वह अभी भी कम बोलने वाली, किताबें पढ़ना पसंद करने वाली और सामाजिक रूप से थोड़ी शर्मीली लड़की थी। लेकिन हर बार जब वह घर लौटती और अपने पिता को अध्ययन कक्ष में इंतजार करते देखती, तो वह एक अलग संस्करण बन जाती, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक सक्रिय। वह सब कुछ सीखने के लिए तैयार जो वे उसे सिखाना चाहते थे। उसके कई सहपाठी यह नहीं समझ पाते थे कि उसे हवा की गति, ऊंचाई या वायुगतिकी मॉडल जैसे विषय क्यों पसंद हैं। कभी कभी वह भी नहीं जानती थी कि उन्हें कैसे समझाए कि यह सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि उस पिता से जुड़ाव की भावना थी जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। यद्यपि चोट के प्रभाव के कारण परिवार में अभी भी खामोश दुख थे, इन कक्षाओं ने पिता और बेटी दोनों को जीवन की लय फिर से खोजने में मदद की, और उसके लिए ये चीजें उसके वर्तमान व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। जिस दिन उसे लेह के लिए उड़ान भरनी थी, उससे एक दोपहर पहले वे उसके साथ बहुत देर तक बैठे। उन्होंने कोई जटिल अभ्यास या तकनीकी निर्देश नहीं दिया, बल्कि केवल आपातकाल में शांत रहने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ज्ञान हमेशा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक स्थिर मानसिकता और भी महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर कोई हर चीज के लिए पहले से तैयार नहीं होता, लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि दो में अदर ग्रादोतालियात तत् हो, वह जानता है कि सही काम कैसे करना है। उसने सुना और सिर हिलाया, इसलिए नहीं कि वह उनकी बात पूरी तरह से समझ गई थी, बल्कि इसलिए कि उसने हर शब्द में ईमानदारी महसूस की। जिस दिन वह घर से निकली, उन्होंने उससे कहा कि उसे बस खुद बनना है, यात्रा का आनंद लेना है और ज्यादा चिंता नहीं करनी है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पिता और बेटी के विशेष पाठ वास्तविकता में बदल जाएंगे, खासकर ऐसी स्थिति में जिससे वयस्क भी डरते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह मजबूत बने और खुद पर विश्वास करना सीखे। लेकिन भाग्य कभी कभी अप्रत्याशित दिशाओं में चलता है, और यह वे खामोश अध्ययन के घंटे थे। वह ज्ञान जो उन्होंने अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश करते हुए दिया था, जो उसके लिए एक ऐसे क्षण में सहारा बनेगा जिसकी उड़ान 2018 पर किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। आन्या सीखती रही, याद करती रही, विमानों के बारे में समझना अपने जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानती रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस ज्ञान का उपयोग परिवार के दायरे से बाहर करना पड़ेगा। उसने बस सोचा कि यह अपने पिता को अपने करीब रखने का एकमात्र तरीका है, एक ऐसे अर्थ में जिसे बच्चे शायद ही कभी शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं। और यही वह चीज है जो आगे होने वाली घटनाओं को विशेष बनाती है। इसीलिए नहीं कि वह महान कार्य करने के लिए पैदा हुई थी, बल्कि इसीलिए कि उसका पालन पोषण खामोशी में प्यार और दृढ़ता से हुआ था। भारत की विशाल दुनिया में, जहां लोग व्यक्तिगत प्रयास और तैयारी के मूल्य में विश्वास करते हैं, उसकी कहानी छोटी नोटबुक के पन्नों से शुरू हुई। सरल पाठ और यह विश्वास कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत उन चीजों से आती है जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। जब उड़ान 2018 का संचार सिग्नल बहुत देर तक खामोश रहा, तो विमानन उद्योग में अनुभव रखने वालों के लिए असामान्य संकेत दिखाई देने लगे। जमीनी नियंत्रण स्टेशन लगातार कॉल करते रहे, लेकिन हर आवृत्ति पर केवल खालीपन ही मिला। प्रक्रिया के अनुसार उन्होंने तुरंत अलार्म सिग्नल जारी नहीं किया, क्योंकि व्यवधान कभी-कभी हस्तक्षेप या अचानक आवृत्ति परिवर्तन के कारण होता है। फिर भी लंबी चुप्पी ने जमीन पर कई कर्मचारियों को मन ही मन बेचैन कर दिया था, भले ही वे यह निर्धारित नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है। इस बीच यात्री केबिन में माहौल इतना शांत था कि यह लोगों को धोखा दे रहा था
कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। फ्लाइट अटेंडेंट के कार्य क्षेत्र में पहले सवाल तब उठने लगे जब उन्हें कॉकपिट से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कई बार आंतरिक प्रणाली के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करने के बावजूद सभी कॉल अंतहीन चुप्पी में खो गए। फ्लाइट अटेंडेंट को उम्मीद थी कि पायलट किसी तकनीकी समस्या से निपट रहे हैं या सिस्टम को समायोजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन चुप्पी जितनी लंबी होती गई, चिंता उतनी ही स्पष्ट होती गई। खासकर जब उन्हें एहसास हुआ कि पारंपरिक संकेत के अनुसार कॉकपिट के दरवाजे पर दस्तक देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यात्री केबिन में माहौल सामान्य था। लोग किताबें पढ़ रहे थे, फोन स्क्रॉल कर रहे थे, ईमेल जांच रहे थे, मीटिंग शेड्यूल बदल रहे थे, फिल्में देख रहे थे, आराम करने के लिए हेडफोन लगा रहे थे, क्योंकि यह उड़ान केवल कुछ घंटों की थी। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि आगे 2 पायलट होश में नहीं थे और ऑटो पायलट सिस्टम विमान को बिना किसी मानवीय निगरानी के अपनी यात्रा पर बनाए हुए था। हर गुजरते मिनट के साथ विमान नियंत्रण की संभावना से और दूर होता जा रहा था, लेकिन यात्री अभी भी सोचते थे कि यह भारत में हर दिन होने वाली हजारों अन्य घरेलू उड़ानों की तरह एक शांत उड़ान है। सीट बाईसा पर आन्या अभी भी किताब पढ़ रही थी। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता से संचार खोने की घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन वे हमेशा पायलटों द्वारा स्थिति को संभालने के तरीके को समझाने के लिए सैद्धांतिक उदाहरण थे। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह ऐसी किसी घटना वाली उड़ान में हो सकती है, और निश्चित रूप से यह नहीं सोचा था कि वह कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके लिए विमानन के बारे में ज्ञान केवल अपने पिता की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का एक तरीका था। उन पाठों को कभी भी परीक्षण के लिए पर्याप्त गंभीर स्थिति में नहीं रखा गया था। कुछ पंक्तियां आगे एक फ्लाइट अटेंडेंट चुपचाप अगले कदमों पर विचार कर रही थी। भारतीय विमानन में सभी प्रक्रियाएं सावधानीपूर्वक मानकीकृत होती हैं, खासकर उन मामलों में जहां पायलटों से संपर्क नहीं हो पाता है। वे जानते थे कि उन्हें सीधे जांच करनी होगी, भले ही ऐसा बहुत कम होता हो। लेकिन वास्तविकता यह थी कि हर कोई उम्मीद कर रहा था कि जब वे दरवाज़ा खोलेंगे तो वे दोनों पायलटों को सिस्टम से निपटते हुए या जमीन से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हुए व्यस्त पाएंगे। इसके विपरीत की सच्चाई ने चालक दल के सदस्यों को अविश्वास की स्थिति में डाल दिया। दोनों पायलट बेहोश थे और उनके होश में आने का कोई संकेत नहीं था। ऑटो पायलट सिस्टम अभी भी ऊंचाई और दिशा को स्थिर बनाए हुए था, लेकिन इसका यह भी मतलब था कि बिना किसी हस्तक्षेप के विमान तब तक अपने रास्ते पर चलता रहेगा जब तक कि उसका ईंधन खत्म न हो जाए। जब यह जानकारी मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट के कार्य क्षेत्र तक पहुंची तो हर कोई सदमे की स्थिति में आ गया। वे इसका मतलब अच्छी तरह से समझते थे। एक विमान जिसमें कोई सचेत पायलट नहीं, जमीन से कोई संपर्क नहीं और 160 से अधिक यात्रियों में से कोई भी नियंत्रण करने में सक्षम नहीं, यह सच्चाई एक पल में स्वीकार करने के लिए बहुत बड़ी थी। लेकिन वे जानते थे कि उन्हें घबराने का अधिकार नहीं है। उद्योग में डर को फैलने से रोकने के लिए शांत रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अनुभवी लोग भी ऐसी स्थिति का सामना करते समय भारी दबाव महसूस कर रहे थे, जिसका कोई स्पष्ट पूर्व उदाहरण नहीं था। जब मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने यात्री केबिन की ओर बढ़ने का फैसला किया तो वह समझ गई कि वह एक ही बार में बहुत अधिक जानकारी प्रकट नहीं कर सकती। हालांकि वह चुप भी नहीं रह सकती थी। उड़ान का अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति की तलाश करना ही एकमात्र चीज थी जो कुछ उम्मीद ला सकती थी। फिर भी वह जानती थी कि इसकी संभावना इतनी कम थी कि लगभग शून्य के बराबर थी, लेकिन सैकड़ों लोगों में उसे कोशिश करनी ही थी। जब उसने स्थिति की घोषणा करने के लिए अपनी आवाज उठाई तो शुरू में
किसी भी यात्री को गंभीरता का स्तर समझ में नहीं आया। जब उन्होंने अगले अनुरोध सुने, तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह एक परीक्षण नहीं था, बल्कि चालक दल की ओर से एक वास्तविक मदद की गुहार थी। जिस क्षण यह सवाल पूछा गया कि क्या कोई विमान उड़ाना जानता है, पूरा यात्री केबिन अवाक चुप्पी में डूब गया। वे जानते थे कि पायलट जवाब नहीं दे रहे हैं। वे जानते थे कि संचार प्रणाली काम नहीं कर रही है। और वे समझ गए थे कि सब कुछ धीरे धीरे एक अप्रत्याशित दिशा में जा रहा है। लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में चारों ओर देखा जो खड़ा हो सकता है, लेकिन कोई नहीं था। जिन लोगों को सेना में या मनोरंजन सिमुलेशन उड़ान में थोड़ा अनुभव था, वे भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि वे जानते थे कि वे एक बड़े वाणिज्यिक विमान पर इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। किसी की अपनी सीमाओं की सच्चाई पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। आन्या ने हर शब्द सुना और उसके पिता के पाठों से एक परिचित भावना अचानक लौट आई। वह इस स्थिति को उस तरह से समझती थी जैसे केबिन में बहुत कम लोग समझ सकते थे। जब कोई रेडियो नहीं होता, तब भी पायलटों के पास संभालने की एक प्रक्रिया होती है। जब पायलट अक्षम हो जाते हैं, तब भी ऐसे मूल्यांकन कदम होते हैं जो विमान को सुरक्षित रखने के लिए उठाए जा सकते हैं। लेकिन उन सभी चीजों के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कॉकपिट सिस्टम को पढ़ना जानता हो, जो मापदंडों को समझता हो और विमान की स्थिति का निर्धारण करना जानता हो। आन्या ने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति होगी, लेकिन जब उसने पूरे यात्री केबिन को भारी चुप्पी में डूबते देखा, तो वह जान गई कि जिस क्षण का उसके पिता ने उल्लेख किया था, वह किसी भी कल्पना से ज्यादा तेज, ज्यादा अचानक और ज्यादा कठोर आ गया है। उसके दिमाग में वे शब्द थे जिन पर उन्होंने जोर दिया था। ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब आप जानते हैं कि इसका सही समय पर उपयोग कैसे करना है। उसके लिए पिछले अध्ययन के घंटे केवल अभ्यास थे, लेकिन अब वे सैकड़ों लोगों के जीवन और मृत्यु के बीच निर्णायक कारक बन गए थे। जब मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों से प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी, तो हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई अनुभवी वयस्क खड़ा होगा, लेकिन कोई नहीं था। इस सच्चाई ने उसे एक अजीब भारीपन महसूस कराया जो उस पर आ गिरा था। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि जो कुछ भी होने वाला है, वह उसके जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। वह केवल यह जानती थी कि अगर वह चुप रही तो कोई भी विमान को सही रास्ते पर वापस लाने में सक्षम नहीं होगा, और अगर वह बोलती तो उसे एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ता जो उसने जो कुछ भी सीखा था उससे कहीं ज्यादा था। उस सामान्य से दिखने वाले क्षण में भ्रमित वयस्कों से भरे केबिन के बीच एक बच्ची यह समझने लगी थी कि कभी-कभी उसे ही निर्णय लेना पड़ता है, और वह निर्णय एक ऐसी यात्रा की ओर ले जाएगा जिसकी उड़ान पर किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। जिस क्षण मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने दूसरी बार आवाज लगाई, यात्री केबिन में चुप्पी किसी भी चीज से ज्यादा भारी हो गई। लोगों ने एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखा, उम्मीद करते हुए कि विमानन के बारे में जानने वाला कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ा होगा। लेकिन जितना ज्यादा नजरों जनास वे इंतजार करते, उतनी ही उम्मीद निराशा में डूबती जाती। कोई भी उस पुकार का जवाब नहीं दे सका। कोई आत्मविश्वास भरी प्रतिक्रिया नहीं आई। एक बड़ा वाणिज्यिक विमान जिसमें 160 से अधिक लोग सवार थे, और फिर भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आपात स्थिति में पायलट की जगह ले सके। इस सच्चाई ने चिंता को एक अदृश्य लहर की तरह फैला दिया जिसे कोई भी रोक नहीं सका। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट समझ गई कि देरी से स्थिति और खतरनाक हो सकती है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की जरूरत थी जो थोड़ी सी भी उम्मीद ला सके, भले ही वह उम्मीद इतनी कमजोर क्यों न हो कि उस पर विश्वास करना मुश्किल हो। उस संकरे गलियारे के बीच उसका हर कदम
पेशेवर जिम्मेदारी और उस व्यक्ति की दृढ़ता से समर्थित था जिसने उद्योग में दशकों तक सेवा की थी। लेकिन इस बार उसका अनुभव तब तक एक सुरक्षित समाधान को आकार देने में मदद नहीं कर सकता था जब तक कि कोई बोलता नहीं। पायलट बेहोश, संचार ठप, जमीन ने विमान का पता खो दिया और समय कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से बीत रहा था। ऑटो पायलट सिस्टम अभी भी प्रक्षेप वक्र बनाए हुए था, लेकिन यह जीवन की गारंटी नहीं थी। यह केवल चीजों के ओर खराब होने से पहले समय को बढ़ा रहा था। यात्री केबिन में चिंतित फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। किसी ने अपने फोन पर सिग्नल खोजने की कोशिश की, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क की जांच करने से उन्हें कोई जवाब मिल सकता है। किसी ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि यह घटना केवल एक अस्थायी गलतफहमी है। कुछ बड़े लोगों ने आसपास के लोगों से धीरे धीरे पूछा कि क्या उन्होंने गलत सुना है, लेकिन सच्चाई इतनी स्पष्ट थी कि कोई भी इसे नकार नहीं सकता था। कुछ युवा यात्री अपना आपा खोने लगे। नियंत्रण की कमी की भावना ने उन्हें इस संभावना के सामने भ्रमित कर दिया कि विमान का सचमुच कोई संचालन नहीं कर रहा है। इस बीच आन्या को मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट के हर शब्द का स्पष्ट रूप से एहसास हुआ, जैसे कि वे सीधे उसी को संबोधित कर रहे हों, भले ही उसने उसका नाम नहीं लिया था। उसके पिता द्वारा सिखाए गए पाठ एक अजीब तरीके से वापस आ गए, जैसे कि उसकी याददाश्त सभी आवश्यक जानकारी को स्वतः व्यवस्थित कर रही हो। उसने चीखें या बातचीत नहीं सुनी, बल्कि केवल अपने पिता की परिचित चेतावनी सुनी। जब संचार प्रणाली ठप हो जाती है और पायलटों को कोई समस्या होती है, तो सभी प्रक्रियाएं अधिक जटिल हो जाती हैं, लेकिन विमान को सुरक्षित रखने के तरीके अभी भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सिस्टम को पढ़ना जानता हो, स्थिति का आकलन करना जानता हो और यह समझता हो कि विमान क्या कर रहा है। और जब हर कोई चुप था, तो वह सवाल उसके दिमाग में और भी स्पष्ट रूप से गूंज उठा। अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो इस उड़ान पर सभी लोगों का क्या होगा? आन्या हिचकिचाई। वह जानती थी कि उसके ज्ञान की तुलना एक पायलट के वास्तविक अनुभव से नहीं की जा सकती, लेकिन वह यह भी जानती थी कि हिस्कर से 2000 तोनालान की छार आपका इस केबिन में कोई भी उससे ज्यादा विमान को नहीं समझता था। जिम्मेदारी की भावना इसलिए नहीं आई क्योंकि वह कुछ दिखाना या साबित करना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे वास्तव में एहसास हुआ कि इस समय चुप रहने का मतलब यह होगा कि सभी को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। उसे अभ्यास के हर घंटे, उसके पिता द्वारा स्थापित हर सिमुलेशन और हर परीक्षण को स्पष्ट रूप से याद था, जिसमें उन्होंने उसे सही करने के बावजूद फिर से गणना करने के लिए कहा था। उन सभी चीजों का उद्देश्य इस क्षण के लिए तैयारी करना कभी नहीं था, लेकिन वे ऐसा सामान बन गए थे जिससे वह मुंह नहीं मोड़ सकती थी। जब मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट उसकी सीट के पास वापस आई, तो उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। उसने अपनी पेशकश दोहराई। इस बार उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी तात्कालिकता थी जिसे सुनने वाला हर कोई समझ सकता था कि वह उड़ान को सामूहिक घबराहट में पड़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। उसने यात्रियों को शांत रखने के लिए मजबूत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में आन्या को लगा कि कुछ नियंत्रण से बाहर होने वाला है। पास में बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने धीरे से कहा कि उसने सेना में हेलीकॉप्टर उड़ाया था, लेकिन 20 साल से ज्यादा समय से उसने किसी भी उड़ान उपकरण को नहीं छुआ था। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट के कुछ और पूछने से पहले ही उसने अपना सिर हिला दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसने जो सीखा था वह कई गुना अधिक जटिल नियंत्रण प्रणाली वाले वाणिज्यिक विमान पर लागू नहीं किया जा सकता था। यहां तक कि छोटे विमानों का अनुभव रखने वाले पायलटों को भी पूरी तरह से अलग कॉकपिट में काम करने में कठिनाई होती। केबिन में किसी के पास भी आगे जो कुछ था, उसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेने का आत्मविश्वास नहीं था।
एक मशीन जो दसियों टन की थी और आसमान में उड़ रही थी। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने उस व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए धीरे से सिर झुकाया। भले ही उसके जवाब से कोई रास्ता नहीं निकला। उसने एक गहरी सांस ली, विमान के अंत की ओर बढ़ने से पहले, और हिम्मत जुटाई जहां उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ अनुभव वाला कोई मिल सकता है। लेकिन यह उम्मीद जल्दी ही फीकी पड़ गई जब उसे जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं मिला। लाचारी की भावना बढ़ गई जब उसे एहसास हुआ कि जिस क्षण विमान को एक नियंत्रक की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह क्षण था जब कोई भी जवाब देने में सक्षम नहीं था। उन अंतहीन लगने वाले क्षणों के बीच आन्या जानती थी कि वह और इंतजार नहीं कर सकती। उसे विश्वास नहीं था कि वह सब कुछ सुचारू रूप से कर पाएगी, लेकिन वह कुछ न करने के जोखिम को अच्छी तरह समझती थी। उसके पिता ने कहा था कि आपात स्थिति में किसी को भी पूर्ण होने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें बस यह जानना होता है कि क्या सही है, और जब अन्य सभी विकल्प बंद हो जाते हैं तो कार्य करने की हिम्मत करनी होती है। इस समय जब सभी वयस्क भ्रमित थे, तो उसके लिए सही काम पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया। जब मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट गलियारे के पास वापस आई तो आन्या खड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि वह क्या कहेगी या उसे कैसे देखा जाएगा। वह केवल यह जानती थी कि अगर वह नहीं बोली तो उसे हमेशा पछतावा होगा। हर पाठ, जिसे उसने कभी केवल सिद्धांत माना था, अचानक इस स्थिति की एकमात्र कुंजी बन गया। और यद्यपि उसका दिल असफल होने की संभावना से भारी था, वह यह भी समझ गई कि उसकी असफलता किसी के भी प्रयास न करने से बेहतर है। लंबी चुप्पी के कारण सैकड़ों लोगों के निराश होने की संभावना ने उसे कुछ और चुनने की अनुमति नहीं दी। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने उसकी बातें सुनकर आश्चर्य से उसे देखा, इसीलिए नहीं कि वह बहुत छोटी थी, बल्कि इसीलिए कि उसकी आवाज में एक निश्चितता थी जो वयस्कों को ऐसे समय में मिलना मुश्किल होता है। उसने तुरंत विश्वास नहीं किया, लेकिन उसने उसकी हर बात में सच्ची समझ को पहचाना। उसकी आंखों में कुछ था, दृढ़ संकल्प और नियंत्रित भय का एक संयोजन, जिसने उसे रुकने और गंभीरता से सुनने पर मजबूर कर दिया। उस क्षण चुपचाप फैल रहे हंगामे के बीच एक बच्ची सिर झुकाने के बजाय खड़ी हो गई और उस छोटे से लगने वाले कार्य ने उड़ान 2018 पर भाग्य की पूरी दिशा को उलट दिया। आन्या को नहीं पता था कि आगे क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन वह जानती थी कि उसने एक ऐसे रास्ते पर कदम रखा है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है। एक ऐसा रास्ता जिस पर दुनिया में बहुत कम लोगों को चलना पड़ा है, और वह इस उड़ान पर अकेली थी जिसके पास इसका सामना करने के लिए पर्याप्त ज्ञान था। जैसे ही आन्या की आवाज खत्म हुई, यात्री केबिन एक अवर्णनीय चुप्पी में डूब गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अगला बोलने वाला एक बच्चा होगा। उसकी उपस्थिति ने कई लोगों को चौंका दिया। वे नहीं जानते थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। कुछ यात्रियों ने एक दूसरे को देखा, यह सोचते हुए कि वह बस घबरा गई है या मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट की पुकार का पूरा मतलब नहीं समझी है। ऐसी स्थिति में जहां वयस्क भी स्तब्ध थे, एक बच्चे का जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ा होना अविश्वसनीय लग रहा था। लेकिन उन चिंता और संदेह से भरी नजरों के बीच आन्या जानती थी कि वह अपने शब्द वापस नहीं ले सकती। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने शुरू में उसे भ्रमित नजर से देखा, लेकिन जब उसने उसे कॉकपिट से संबंधित और जानकारी के बारे में बात करते सुना, तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो था वह सिर्फ एक बच्चे का आवेग नहीं था। उसकी आवाज उस तरह से नहीं कांप रही थी जैसे बच्चे आमतौर पर बहादुर बनने की कोशिश करते समय करते हैं, बल्कि उसमें एक स्पष्ट एकाग्रता थी जो यह दिखाती थी कि वह जानती है कि वह क्या कर रही है। उसने शांति से कुछ और सवाल पूछे, ऐसे सवाल जिनका कोई भी अप्रशिक्षित व्यक्ति गलत जवाब देगा या हिचकिचाएगा, लेकिन उसका हर जवाब सुसंगत, संक्षिप्त और सटीक था।
जैसे कि ये वे चीजें थीं जो उसने सीखी थीं, याद की थीं और सैकड़ों बार जांची थीं। सेना में सेवा कर चुके व्यक्ति जिसने पहले ही साफ इनकार कर दिया था ने एक बच्चे के मुंह से पेशेवर शब्दावली सुनकर धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यद्यपि उसका अनुभव इस जैसे बड़े वाणिज्यिक विमान को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं था, फिर भी वह कॉकपिट सिस्टम के बारे में बुनियादी शब्दावली समझता था। जब उसने उसे उन भागों और प्रक्रियाओं का उल्लेख करते सुना जिनके बारे में कई वयस्कों ने कभी नहीं सुना था, तो वह अपना आश्चर्य नहीं छिपा सका। उसने मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट की ओर देखा, जैसे कि यह पुष्टि करना चाहता हो कि उसने गलत नहीं सुना है। लेकिन वह पुष्टि तब हुई जब उसने फैसला किया कि उसके पास उसकी क्षमता पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जब उसे आगे की ओर बुलाया गया तो पूरे केबिन में तनावपूर्ण माहौल छा गया। यद्यपि किसी ने यह नहीं कहा, हर कोई समझ गया था कि यह एक आदर्श विकल्प नहीं था। केवल एकमात्र समाधान बचा था जब अन्य सभी संभावनाएं समाप्त हो गई थीं। यहां तक कि जो लोग विमानन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, वे भी यह समझने के लिए पर्याप्त थे कि एक यात्री विमान का कॉकपिट सिस्टम प्रयोग करने या भाग्य पर निर्भर रहने की जगह नहीं है। लेकिन उनमें से कौन उसकी जगह ले सकता था? कोई नहीं। और उस अकल्पनीय क्षण में उन्हें उस छोटी सी उम्मीद पर निर्भर रहना पड़ा जो एक बच्चा अपने साथ लाया था। आगे बढ़ते हुए आन्या ने कई अलग अलग फुसफुसाहटें सुनी। किसी ने घबराहट व्यक्त की, किसी ने स्पष्ट संदेह दिखाया और किसी ने तो यहां तक कह दिया कि यह अस्वीकार्य है कि उनकी जान एक बच्चे को सौंप दी जाए। लेकिन उन शब्दों के बीच अभी भी नरम आवाजें थीं, यह कहते हुए कि इस स्थिति में विमान के बारे में सबसे अधिक जानने वाले किसी भी व्यक्ति को मौका दिए जाने का अधिकार है। इससे उसके कंधों पर पड़ने वाला दबाव कम नहीं हुआ, लेकिन इसने उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शांति बनाए रखने में मदद की। जब वह कॉकपिट क्षेत्र के पास पहुंची, तो अन्या ने देखा कि जिस व्यक्ति ने खुद को पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट बताया था, वह इंतजार कर रहा था। उसने उसे अब एक बच्चे के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा एक मिशन पर जाने वाला था। उसने दोहराया कि वह इस प्रकार के विमान को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह सहायता के लिए तैयार था। यह तत्परता न केवल एक बड़ा प्रोत्साहन थी, बल्कि एक खामोश पुष्टि भी थी कि उसने जो कहा था वह कोई मजाक नहीं था। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट दोनों को कॉकपिट में ले गई। जब दरवाजा खुला तो दो बेहोश पायलटों की छवि ने सब कुछ और भारी बना दिया। किसी ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन सभी समझ गए कि यह क्षण उड़ान के भाग्य में एक मोड़ का प्रतीक है और अब उनके अलावा कोई और मदद नहीं कर सकता था। उसके पीछे वाला व्यक्ति पहले अंदर गया, जल्दी से सामान्य स्थिति की जांच की, फिर उसकी राय का इंतजार करने के लिए मुड़ा। किसी ने उससे कुछ विशेष करने के लिए नहीं कहा, लेकिन दोनों की आंखें उस पर टिकी थीं, जैसे कि उन्हें विश्वास हो कि वह जानती है कि आगे क्या करना है। अन्या ने कॉकपिट के चारों ओर देखा और महसूस किया कि सब कुछ ठीक वैसा ही था जैसा उसके पिता ने उसे सिखाया था। कंट्रोल पैनल उन सिमुलेशन मॉडल की तुलना में बड़ा और अधिक जटिल था जिनका उसने अभ्यास किया था, लेकिन बुनियादी सिस्टम समान थे। नेविगेशन स्क्रीन, इंजन पैरामीटर, चेतावनी प्रणाली, ऑटो पायलट कंट्रोल पैनल और संचार से संबंधित फंक्शन बटन। यद्यपि वे जमीन से संपर्क नहीं कर सकते थे, विमान अभी भी ऑटो पायलट मोड के अनुसार एक स्थिर स्थिति बनाए हुए था। इसका मतलब था कि विमान गिर नहीं रहा था, लेकिन इसका यह भी मतलब था कि कोई भी दिशा नहीं बदल सकता था या नए हवाई क्षेत्र के पास आने पर निपट नहीं सकता था। उसने सीखी हुई बातों के अनुसार स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। पहली बात समग्र स्थिति की जांच करना था।
विमान अभी भी एक स्थिर ऊंचाई बनाए हुए था और इंजन के संचालन में कोई असामान्य संकेत नहीं थे। दूसरी बात यह थी कि जरूरत पड़ने पर मैनुअल नियंत्रण की क्षमता का आकलन किया जाए। ये विचार अंतिम निष्कर्ष नहीं थे, लेकिन पहले आवश्यक कदम थे, जैसा कि उसके पिता ने एक बार उल्लेख किया था। किसी भी स्थिति में निर्णय लेने से पहले यह समझना आवश्यक है कि विमान क्या कर रहा है। उसके बगल में खड़ा व्यक्ति, हालांकि वाणिज्यिक उड़ान नियंत्रण से अपरिचित था, उसके मूल्यांकन में सटीकता को पहचानने के लिए पर्याप्त अनुभवी था। उसने कोई आपत्ति नहीं की। इसके विपरीत उसने अपना पूरा ध्यान उसकी हर बात पर केंद्रित किया, जैसे कि वह अकेली थी जो इस अप्रत्याशित स्थिति में मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकती है। और मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट, हालांकि शुरू में अभी भी चिंतित थी, धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी शांति वह नहीं थी जो बच्चों में आमतौर पर खतरे का सामना करते समय होती है। पीछे यात्री केबिन में यह विश्वास कि एक बच्चा कॉकपिट में प्रवेश कर रहा है ने कई लोगों को और अधिक भयभीत कर दिया। कुछ ने बहस करना शुरू कर दिया कि क्या उनका जीवन एक अकल्पनीय चीज पर निर्भर है। लेकिन उस भ्रमित माहौल में अभी भी कुछ लोग थे जिन्होंने महसूस किया कि यह एक ऐसी स्थिति थी जहां मस्तिष्क सामान्य नियमों पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि जब कोई अन्य विकल्प नहीं था तो एकमात्र चीज जो बची थी वह थी उम्मीद। उम्मीद है कि एक छोटी लड़की ने अपने पूर्व पायलट पिता से जो ज्ञान सीखा था वह अंतर पैदा कर सकता है। कॉकपिट में अन्या समझ गई कि वह पीछे नहीं हट सकती, इसलिए नहीं कि किसी ने उसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि वह अंतर पैदा जानती थी कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो कोई और वह नहीं कर सकता जो वह कर रही है। उसके पास कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो पूरे यात्री केबिन में किसी के पास नहीं था। सिस्टम की समझ, विश्लेषण करने की क्षमता और एक शिक्षक द्वारा पूरे दिल से सिखाए गए पाठ जो विमानन उद्योग में अपना पूरा जीवन बिता चुके थे। एक बच्चे के लिए यह महसूस करना कि वह सैकड़ों लोगों की एकमात्र उम्मीद है, एक ऐसा बोझ था जिसे स्वीकार करना आसान नहीं था। लेकिन अपने दिल की गहराई में वह जानती थी कि यह डर के बारे में सोचने का समय नहीं है। यह समय था जो कुछ भी उसके पास था, चाहे वह कम हो या ज्यादा, उसका उपयोग करने का, सही काम करने का। और जिस क्षण वह सहायक पायलट की सीट पर बैठी, इस कहानी में सब कुछ आधिकारिक तौर पर बदल गया। न डार्करियर पायलट का दोरों के लिए तालिस के साथ मंदरी हमबंदरी की, केवल उसके लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो उड़ान 2018 पर एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। जिस क्षण उसने वास्तविक नियंत्रण कक्ष का सामना किया, आन्या को लगा कि घर के छोटे से कमरे में सीखी गई सभी बातें एक साथ वापस आ गई हैं। संख्याएं, कार्य और प्रक्रियाएं जो किताबों और सिमुलेशन से सीखी गई थीं, अब उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी थीं। अब वे सैद्धांतिक अभ्यास नहीं बल्कि वास्तविक जिम्मेदारी बन गई थीं। यद्यपि स्थिति के भार से उसका दिल भारी था, उसका दिमाग एक अजीब तरह से काम कर रहा था, स्पष्ट, व्यवस्थित और जो कुछ भी उसे सिखाया गया था उससे जुड़ा हुआ। क्योंकि अगर कोई एक बात थी जिस पर उसके पिता ने जोर दिया था तो वह थी ज्ञान पर आधारित शांत रहने की क्षमता जो जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती है। उसने सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों की जांच करके शुरुआत की। ऑटो पायलट सिस्टम अभी भी निर्धारित स्तर के आसपास एक स्थिर ऊंचाई बनाए हुए था। ईंधन कुछ और घंटों की उड़ान के लिए पर्याप्त था, लेकिन अनिश्चित काल तक भटकने के लिए पर्याप्त नहीं था। एकमात्र निश्चित बात यह थी कि विमान अपनी मूल यात्रा लेह तक जारी नहीं रख सकता था, क्योंकि मार्ग को समायोजित करने के लिए हवाई यातायात नियंत्रण से संपर्क करने वाला कोई नहीं था। इसका मतलब था कि उन्हें जल्द से जल्द एक ऐसी जगह पर उतरने का रास्ता खोजना था
जो बिना पूर्व संपर्क के विमान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बड़ी और सुरक्षित हो। हेलीकॉप्टर उड़ाने के अनुभव के बारे में बात करने वाला व्यक्ति उसके बगल में खड़ा होकर उसके हर विचार को सुन रहा था। उसने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उसे यह महसूस कराया कि वह कॉकपिट में पूरी तरह से अकेली नहीं है। जब उसने उससे कुछ मापदंडों के बारे में पूछा तो उसने सटीक पुष्टि की, यह दिखाते हुए कि यद्यपि वह सीधे तौर पर एक वाणिज्यिक विमान को नियंत्रित नहीं कर सकता था, फिर भी वह विमानन उद्योग के सामान्य सिद्धांतों को समझता था। आन्या समझ गई कि जरूरत पड़ने पर वह तेजी से रीडिंग पढ़ने या जानकारी सत्यापित करने के लिए उस पर भरोसा कर सकती है। उसके पिता द्वारा सिखाए गए पहले पाठों में से एक, जब संचार खोने का अनुकरण किया गया था, वह था तर्क और अवलोकन द्वारा विमान की स्थिति का निर्धारण करना। कोई रेडियो नहीं, कोई बाहरी सिग्नल नहीं। उन्हें जो कुछ भी बचा था उसका उपयोग करना था। दिशा, उड़ान का समय, वर्तमान गति और मूल अपेक्षित उड़ान पथ। आन्या ने दिल्ली से उड़ान भरने के बाद से बीते समय की गणना की और फिर औसत गति के अनुसार तय की गई दूरी का अनुमान लगाया। यद्यपि यह केवल अनुभव और सिमुलेशन पर आधारित एक गणना थी, इसने उसे ये निर्धारित करने में मदद की कि विमान हिमालय के ऊपर कहीं था, जो आगे के पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के करीब पहुंच रहा था। अगली चीज जो उसे करनी थी वह थी निकटतम हवाई अड्डे का निर्धारण करना, जो इस जैसे बड़े विमान को प्राप्त कर सकता था। अपने पिता के पाठों में उसने भारत के उत्तरी क्षेत्र के बुनियादी विमानन मानचित्र देखे थे, जहां चंडीगढ़, कुल्लू या श्रीनगर जैसे बड़े हवाई अड्डे थे। प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान थे, लेकिन उसकी गणना के अनुसार चंडीगढ़ निकटतम पहुंच के भीतर होने की संभावना थी और इसमें एक आपातकालीन स्थिति में एक वाणिज्यिक विमान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त लंबा रनवे था। उसने अपने विश्लेषण को अपने बगल के व्यक्ति और मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट को समझाया, यह स्पष्ट करते हुए कि उन्हें नीचे के क्षेत्र को आंखों से पहचानने के लिए ऊंचाई कम करने की आवश्यकता है। कोई नियंत्रण रडार नहीं, सभी नेविगेशन को दृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसे उसके पिता क्लासिक फ्लाइंग कहते थे। एक ऐसी विधि जो विमानन उद्योग के आधुनिक युग में प्रवेश करने से पहले मानक थी। एक बड़े विमान के साथ यह आसान नहीं था, लेकिन यह अभी भी एकमात्र विकल्प बचा था। उसने पहला कदम उठाना शुरू किया, ऊंचाई कम करने की तैयारी। सिमुलेशन में उसने इस प्रक्रिया का सैकड़ों बार अभ्यास किया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने इसे एक वास्तविक कॉकपिट में किया था, जिसमें 160 से अधिक लोग उसके हर फैसले पर निर्भर थे। उसने ऑटो पायलट मोड की स्थिति की जांच की और उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से समझाया कि उन्हें विमान की प्रतिक्रिया को महसूस करने के लिए कुछ समय के लिए ऑटो पायलट को बंद करना होगा। यद्यपि वह चिंतित था, वह समझ गया और सहमत हो गया कि यह आवश्यक है। जब ऑटो पायलट मोड बंद कर दिया गया, तो सिद्धांत से वास्तविकता में संक्रमण की भावना बहुत स्पष्ट हो गई। यद्यपि विमान स्थिर रहा, नियंत्रण कक्ष में हर छोटा बदलाव सिमुलेशन की तुलना में अधिक संवेदनशील प्रतिक्रिया लाया। फिर भी उसके पिता के पाठ अदृश्य दिशा निर्देशों के रूप में मौजूद थे, जो उसे हर समायोजन को सटीक रूप से करने में मदद कर रहे थे। घबराने के बजाय उसने हर छोटे बदलाव, स्क्रीन पर अपडेट होने वाले हर डेटा और विमान को सुरक्षित स्थिति में रखने के लिए हर बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ऊंचाई कम करने के बाद आन्या ने पहचान के तत्वों की तलाश शुरू कर दी। वह जानती थी कि उस क्षेत्र से अगर वह घाटी के साथ चलने वाले एक बड़े राजमार्ग को देख सकती है, तो वह यह निर्धारित कर लेगी कि वे चंडीगढ़ के पास हैं। यद्यपि वर्तमान ऊंचाई से स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं था, लेकिन और नीचे जाने से सटीक पहचान का अवसर मिलेगा। उस व्यक्ति ने गति, ऊंचाई
और इंजन की स्थिति पर नजर रखने में उसकी मदद की, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सुरक्षित सीमा के भीतर है। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने कॉकपिट में काम कर रहे दो लोगों को आश्चर्य और भावना के मिश्रण से देखा। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि एक बच्चा उन तकनीकों को इतनी सटीक रूप से याद और निष्पादित कर सकता है, जिन्हें कुछ पायलट प्रशिक्षुओं को भी अभ्यास करने में बहुत समय लगता है। लेकिन वह यह भी अच्छी तरह से समझ गई थी कि इस समय उनकी उम्मीदें उसकी निर्णय क्षमता और क्षमता पर निर्भर करती हैं। आन्या ने धीरे धीरे ऊंचाई कम करना जारी रखा, विमान को एक सघन वायु परत में नीचे जाते समय स्थिर रखने की कोशिश की। उसने मूल उड़ान पथ के आधार पर दिशा पर विचार किया, इलाके का अनुमान लगाया और आंखों से क्षेत्र की पहचान करने के तरीके के बारे में पाठों को याद किया। उसके दिमाग में न केवल तकनीकी प्रक्रियाएं थीं, बल्कि उन नक्शों की छवियां भी थीं जो उसके पिता ने उसे कभी दिखाई थीं। कभी कभी वह खुद से पूछती थी कि क्या वह ज्ञान वास्तव में आवश्यक था, लेकिन अब वे इस स्थिति में सबसे मूल्यवान उपकरण बन गए थे। जितना नीचे वह गई, आन्या को उतना ही स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। उसने उस व्यक्ति से संकेतकों की पुष्टि करने और किसी भी अचानक बदलाव से बचने के लिए एकाग्रता बनाए रखने का अनुरोध किया। जब ऊंचाई इतनी कम हो गई कि दूर तक देखा जा सके, तो आन्या ने एक परिचित बुनियादी ढांचे की एक पट्टी को पहचाना। एक लंबी सड़क जो उत्तर दक्षिण दिशा में घाटी से होकर गुजर रही थी, जो उस राजमार्ग के आकार के अनुरूप थी जिसे वह खोज रही थी। यह पहला संकेत था कि उनकी योजना सही रास्ते पर थी। इस संकेत के साथ वह शहर के क्षेत्र के करीब पहुंचने के लिए मार्ग को समायोजित करने के लिए दिशा को और अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकती थी। अगला कदम हवाई अड्डे के स्थान का निर्धारण करना, दृष्टिकोण के लिए तैयारी करना और उतरने का समाधान खोजना था। लेकिन वह तेज जानती थी कि यहां से आगे सब कुछ और भी चुनौतीपूर्ण होगा। स्थिति का पता लगाना केवल पहला कदम था। विमान को सुरक्षित रूप से नीचे लाने के लिए उसे गति की गणना से लेकर दृष्टिकोण की दिशा को रनवे के अनुरूप समायोजित करने तक जो कुछ भी सीखा था, उसका उपयोग करना था। और उन सभी दबावों के बीच एकमात्र चीज जो उसे जारी रखने में मदद कर रही थी, वह विश्वास था जो उसके पिता ने अभ्यास के वर्षों के दौरान बोया था। इस क्षण आन्या अब केवल सीट बाइसा पर किताब पढ़ने वाली बच्ची नहीं थी। वह विशाल आकाश के बीच संचार खो चुके विमान को दिशा देने के लिए पर्याप्त समझ रखने वाली एकमात्र व्यक्ति बन गई। और किसी ने यह नहीं कहा, लेकिन मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट और साथ आए व्यक्ति दोनों समझ गए कि इस अकल्पनीय स्थिति में वह ही उन्हें सुरक्षित रूप से आगे ले जाने वाली एकमात्र मार्गदर्शक थी। जब विमान उस क्षेत्र के करीब पहुंच गया जहां वह उतर सकता था, आन्या समझ गई कि अब जो कुछ भी होगा वह केवल स्थिति की जांच करने या उड़ान की दिशा को समायोजित करने के बारे में नहीं होगा। अब से उसका हर निर्णय पीछे बैठे हर व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा था। हिचकिचाहट के लिए कोई समय नहीं था, क्योंकि ईंधन मूल अनुमान के अनुसार कम हो रहा था। उसे विमान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना था, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना था कि हर प्रक्रिया ठीक उसी तरह से की जाए जैसा उसने सीखा था। किसी भी गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। जब उसने महसूस किया कि शहर का क्षेत्र और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो उसने हवाई अड्डे के लेआउट को ठीक उसी आकार में खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जैसा उसके पिता ने उसे विमानन मानचित्र में दिखाया था। उसे याद था कि वे जिस स्थान पर पहुंच रहे थे वहां एक काफी विशिष्ट रनवे संरचना थी, जो आवासीय क्षेत्र से थोड़ी हटकर स्थित थी और जेट विमानों की सेवा के लिए चौड़ी खुली जगहों से घिरी हुई थी। जिस तरह से ऑटो पायलट सिस्टम
अभी भी विमान को संतुलित रख रहा था। उसे लगा कि सही दृष्टिकोण दिशा खोजने की संभावना काफी अधिक है। लेकिन हवाई बिन अड्डे को देखने का मतलब यह नहीं था कि वह तुरंत उतर सकती है। उसे हवा की दिशा का निर्धारण करना था, उपयुक्त रनवे का चयन करना था और विमान को सही प्रक्षेप वक्र में घुमाना था। अगले कदम की जटिलता ने उसके बगल में खड़े व्यक्ति को चुपचाप उसके हर विश्लेषण को देखने पर मजबूर कर दिया। यद्यपि वह बड़े विमानों को नियंत्रित करने से अपरिचित था, फिर भी वह कलता कर की अपरिचित करने के बाध्यती है, और वह बड़े विमानों को जाने करने के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त था कि वह जो कर रही थी वह उसकी उम्र के लिए सामान्य से परे था। उसने उन कार्यों को याद करने की कोशिश की जो उसने उसे सौंपे थे, जैसे कि गति पर नजर रखना, ऊंचाई की घोषणा करना और नियंत्रण कक्ष में बदलावों का अवलोकन करना। इससे उसे वह आवश्यक सहायता मिली जिसकी उसे जरूरत थी, बिना अकेले पूरा बोझ उठाए। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट दोनों के पीछे खड़ी थी, चुपचाप अपना हौसला बनाए हुए। वह समझ गई कि अगर उसने घबराहट को केबिन में फैलने दिया तो चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। उसने अतीत में कई मनोवैज्ञानिक संकट के मामले देखे थे, लेकिन वह कभी ऐसी स्थिति में नहीं थी जहां एक छोटी सी गलती भी तबाही का कारण बन सकती थी। इसलिए उसने चुप रहना चुना और कॉकपिट में जगह को एकमात्र ऐसी जगह बनने दिया जो समाधान खोजने पर केंद्रित थी। आन्या ने महसूस किया कि वे सही क्षेत्र के करीब पहुंच रहे हैं। जब उसने हवाई अड्डे के आकार की पहचान की तो वह जान गई कि यह एक मानक दृष्टिकोण उड़ान पथ की तैयारी शुरू करने का समय है। उसके पिता ने सिखाया था कि एक सुरक्षित लैंडिंग न केवल नियंत्रण कौशल पर निर्भर करती है, बल्कि कुछ मिनट पहले योजना बनाने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। उसे चक्कर का रास्ता गणना करना था, उस बिंदु का निर्धारण करना था जहां से ऊंचाई को और तेजी से कम करना शुरू करना है, और प्रत्येक चरण के लिए गति को नियंत्रित करना था। उसने उस व्यक्ति से वर्तमान गति की फिर से जांच करने का अनुरोध किया। घोषित संख्या उम्मीद के मुताबिक थी, जिससे उसे नियंत्रित तरीके से जोर कम करना शुरू करने की अनुमति मिली। इससे विमान धीरे धीरे धीमा हो गया, बिना कोई असंतुलन पैदा किए। अगली बात यह थी कि ऊंचाई को इस तरह से कम किया जाए कि जब वह रनवे के करीब पहुंचे तो विमान इतना ऊंचा न हो कि उसे फिर से चक्कर लगाना पड़े, और न ही इतना नीचा हो कि समायोजन मुश्किल हो जाए। हर कदम पर विचार करने की जरूरत थी। उसने उन ज्ञान की पंक्तियों को फिर से पढ़ा जो उसने अपने पिता के पढ़ाते समय अपनी नोटबुक में लिखी थीं। यह सुनिश्चित करना था कि गति हमेशा लैंडिंग सिस्टम को खोलने के लिए सुरक्षित सीमा के भीतर हो। पूर्व दृष्टिकोण प्रक्रिया के दौरान विमान की स्थिरता बनाए रखना था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को भावनाओं से धोखा न देना था। बड़े विमानों में सिमुलेशन की तुलना में अधिक समय तक जड़ता के साथ चलने की प्रवृत्ति होती है, और छोटे बदलावों का प्रभाव धीमा होता है। इसका मतलब था कि उसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की तुलना में कुछ सेकंड पहले निर्णय लेना था। आन्या ने सीखे गए सही क्रम में लैंडिंग सिस्टम खोला। एक हल्की बीप की आवाज ने सक्रियण प्रक्रिया की पुष्टि की। उसके बगल में खड़े व्यक्ति ने घोषणा की कि 3 सिग्नल यह संकेत दे रहे हैं कि लैंडिंग गियर सही स्थिति में है। इससे पता चला कि विमान अंतिम दृष्टिकोण चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार था। इस बिंदु से उसका सारा ध्यान विमान को दृष्टिकोण पथ पर स्थिर रखने पर केंद्रित होना था। उसने विमान को एक चक्करदार रास्ते पर नीचे उतारा, एक साफ सुथरा चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखी, ठीक वैसे ही जैसे उसने सीखे गए मॉडल उड़ान पथों में किया था। यह सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि अगर चक्कर बहुत चौड़ा होता तो वे अतिरिक्त समय और ईंधन खर्च करते, और अगर चक्कर बहुत संकीर्ण होता तो विमान रनवे पर बहुत बड़े कोण पर आता, जिससे नियंत्रण बेहद खतरनाक हो जाता। लेकिन सिमुलेशन अभ्यासों के लिए धन्यवाद, उसके पास
यह समझने के लिए पर्याप्त अनुमान की भावना थी कि कब समायोजन करना है। जब विमान दूर के रनवे के साथ संरेखित हो गया तो आन्या को स्पष्ट रूप से दबाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को डर में डूबने नहीं दिया। उसने उस व्यक्ति को हर स्तर पर ऊंचाई की घोषणा करते सुना। उसकी आवाज नियमित थी, जैसे कि वह उसे विचलित नहीं करना चाहता हो। उसने एक एक करके हर संख्या को सुना, गति को समायोजित करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि विमान बिना किसी जमीनी नेविगेशन सहायता के संतुलन बनाए रखे। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट अभी भी पीछे खड़ी होकर दोनों को काम करते देख रही थी। उसने तनाव महसूस किया, लेकिन उसने स्थिति को संभालने के उसके तरीके में दृढ़ता भी देखी। वह समझ गई कि आज इस उड़ान पर मौजूद कोई भी व्यक्ति उस बच्चे की छवि को नहीं भूलेगा जो सबसे कठिन क्षण में चुपचाप एक वयस्क की भूमिका निभा रहा था। आन्या ने विमान को और नीचे की ऊंचाई पर लाना जारी रखा, और जब वह रनवे में प्रवेश करने की अनुमति सीमा के करीब थी तो उसने गति को अंतिम दृष्टिकोण के लिए उपयुक्त स्तर पर समायोजित किया। विमान ने धीमी लेकिन स्थिर तरीके से प्रतिक्रिया दी, यह दिखाते हुए कि सभी निर्देश सही दिशा में जा रहे थे। उसने खुद को पीछे केबिन से आने वाले शोर या इस भावना से विचलित नहीं होने दिया कि वह 160 से अधिक लोगों की जान अपने कंधों पर उठाए हुए है। उसने केवल प्रत्येक विशिष्ट कदम के बारे में सोचा, संतुलन बनाए रखा, गति बनाए रखी और निर्णायक क्षण के लिए तैयारी की। जब ऊंचाई उस स्तर पर घोषित की गई जिसे उसके पिता सुनहरी सीमा कहते थे, तो आन्या जान गई कि यह विमान को उस सबसे सटीक प्रक्षेपवक्र में लाने का समय है जिसे वह नियंत्रित कर सकती है। रनवे अब और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लंबा और सीधा, जैसे कि एक अनुस्मारक हो कि शुरू से लेकर अब तक की सभी गणनाएं यहीं तक ले आई हैं। यद्यपि नीचे एक ऐसी दुनिया थी जो इंतजार और चिंता से भरी थी, वह समझ गई कि इस समय डर की भावना को प्रकट होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अंतिम दृष्टिकोण चरण न केवल कौशल की एक परीक्षा थी, बल्कि दृढ़ता की भी एक परीक्षा थी। उसे अपने पिता का वह वाक्य याद आया कि लैंडिंग वह क्षण है जब एक पायलट को अपनी पूरी क्षमता दिखानी होती है, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी सब कुछ नियंत्रण से बाहर करने के लिए पर्याप्त है। उसके दिमाग में छोटे और स्पष्ट कदम थे, दिशा बनाए रखें, ऊंचाई बनाए रखें, गति को नियंत्रित करें, जब तक कि वह जमीन पर न उतर जाए तब तक समायोजन करें। जब विमान सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण खंड में प्रवेश करने लगा तो आन्या को लगा जैसे उसके आसपास की सभी आवाजें पीछे हट करें गई हैं। केवल ऊंचाई की घोषणा, गति के बारे में अनुस्मारक और कॉकपिट में 2 लोगों की नियमित सांसें बची हैं। उसने अपनी पूरी एकाग्रता के साथ विमान को रनवे की धुरी में लाया, यह जानते हुए कि हर गुजरता सेकंड उन्हें अंतिम निर्णायक क्षण के करीब ला रहा है। और एम केवर की एपीसी 100 उस प्रयास और विश्वास के मिलन बिंदु पर आन्या ने अपने जीवन के सबसे बड़े क्षणों में से एक के लिए तैयारी की। एक ऐसा क्षण जिसके बारे में विमान पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक बच्चा उसे संभालेगा, लेकिन यह एकमात्र क्षण था जो उन्हें सुरक्षित रूप से जमीन पर वापस ला सकता था। जिस क्षण विमान अंतिम दृष्टिकोण पथ में गहराई से आगे बढ़ा, पूरा कॉकपिट एक विशेष चुप्पी में डूब गया। यह डर की चुप्पी नहीं थी, बल्कि पूर्ण एकाग्रता थी, जब सबसे महत्वपूर्ण चीजें आन्या के हर चुनाव, हर समायोजन में निहित थीं। वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि जमीन को छूना इस सांस रोक देने वाली यात्रा के पूरे परिणाम को तय करेगा। कॉकपिट में प्रवेश करने के बाद से उसके पास यह सोचने का समय नहीं था कि वह बहुत छोटी है। यह पूछने का समय नहीं था कि क्या वह यह कर सकती है या नहीं।
सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसे अपने पिता के साथ लंबी शामों के दौरान प्रशिक्षित किया गया था। उन नोटों के पन्नों में जो एक बच्चे के लिए निरर्थक लग सकते थे, लेकिन उस समय एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गए जब सभी उम्मीदें सबसे कमजोर लग रही थीं। उसके बगल में खड़ा व्यक्ति महत्वपूर्ण मापदंडों की रिपोर्ट करना जारी रखता रहा। उसकी आवाज पहले मिनटों की तुलना में अधिक स्पष्ट और कुछ हद तक अधिक निश्चित थी। उसकी उपस्थिति मार्गदर्शन या निर्णय लेने के लिए नहीं थी, बल्कि यह पुष्टि करने के लिए थी कि आन्या जो कुछ भी कर रही थी, वह विमानन उद्योग के बारे में जो कुछ भी वह जानता था, उसके दायरे में उचित था। शायद वह उसके सभी कार्यों को पूरी तरह से नहीं समझता था, लेकिन वह लापरवाही और साहस के बीच की रेखा को अच्छी तरह समझता था, और जो कुछ उसने उसमें देखा वह लापरवाही नहीं थी। यह उस व्यक्ति का शांत दृढ़ संकल्प था जो जानता था कि वह एकमात्र विकल्प बचा है। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट पीछे खड़ी होकर हर घटनाक्रम को देख रही थी, स्थिति के हर बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर रही थी। उसने अपने करियर में कई तनावपूर्ण स्थितियां देखी थीं, लेकिन उसने कभी ऐसा क्षण अनुभव नहीं किया था जहां सभी का जीवन एक बच्चे के फैसले पर इतना निर्भर हो। लेकिन उस अनिश्चितता के बीच उसने आन्या में वह चीज देखी जो कई परिपक्व पायलटों के लिए भी बनाए रखना मुश्किल होता है, एक अटूट दृढ़ता, भले ही दबाव बहुत ज्यादा हो। इससे उसे विश्वास हो गया कि आगे का क्षण चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, इस छोटी लड़की के हाथों में सौंपने के लायक है। जब विमान जमीन से केवल थोड़ी दूरी पर था तो ऊंचाई की घोषणाएं हर स्तर पर गूंज उठीं, यह संकेत देते हुए कि महत्वपूर्ण क्षण नजदीक आ रहा है। आन्या ने अंतिम बार जोर को समायोजित किया, गति को सुरक्षित सीमा के भीतर बनाए रखा। सब कुछ सटीक कार्यों की एक श्रृंखला में हुआ, इस हद तक कि कोई भी गवाह आश्चर्यचकित हो सकता है। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। सब कुछ इतना व्यवस्थित था जैसे कि यह वह काम था जो उसने कई बार किया हो। यद्यपि वास्तविकता में यह पहली बार था जब उसने एक वास्तविक विमान को नियंत्रित किया था, न कि एक सिमुलेशन। जब विमान नीचे छूने के लिए तैयार हुआ तो कॉकपिट में कोई चीख नहीं थी, कोई प्रार्थना नहीं थी, केवल सांस रोक देने वाली तनावपूर्ण चुप्पी थी। फिर पहली लैंडिंग हुई। विमान उम्मीद से ज्यादा जोर से कांपा सिद्धांत की तरह नरम नहीं, लेकिन लैंडिंग गियर अभी भी स्थिरता बनाए रखने में कामयाब रहा। भले ही प्रभाव बल पूरी तरह से आदर्श नहीं था। आन्या समझ गई कि सबसे महत्वपूर्ण बात एक सुंदर लैंडिंग नहीं थी, बल्कि रनवे पर बने रहना, विमान को एक सुरक्षित स्थिति में लाना और गति कम करने के लिए आगे की पूरी दूरी का उपयोग करना था। उसने अपनी याददाश्त में परिचित निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किया। जोर कम करें, ब्रेकिंग सहायता प्रणाली को सक्रिय करें, रनवे की धुरी बनाए रखें और आगे बढ़ रहे विशाल धातु के पिंड की हर जड़ता को नियंत्रित करें। उस व्यक्ति ने घटते मापदंडों की रिपोर्ट करके उसकी सहायता की, जिससे उसे गति पर नजर रखने में मदद मिली, जब तक कि स्क्रीन पर संख्या एक सुरक्षित स्तर तक कम न हो जाए। अंतिम काम ये सुनिश्चित करना था कि विमान रनवे के खत्म होने से पहले रुक जाए। समय ऐसा लग रहा था जैसे खिंच गया हो, जब तक कि शोर धीरे धीरे कम न हो जाए और गति तेजी से कम न हो जाए। जब विमान लगभग धीरे धीरे लुढ़क रहा था तो एक अवर्णनीय भावना पूरे कॉकपिट में फैल गई। पहले कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें यह समझने में लगभग एक पल लगा कि यात्रा समाप्त हो गई है, कि यह विशाल विमान किसी तरह जमीन पर उतार लिया गया था। एक ऐसा कार्य जिसमें कई अनुभवी पायलट भी असफल हो सकते थे। उस व्यक्ति ने राहत की सांस ली और आन्या की ओर देखा, एक वयस्क की एक बच्चे के प्रति नजर से नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की नजर से
जिसने स्वीकार किया कि उसने अभी अभी कुछ असाधारण देखा है। मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट ने खुद को शांत रखने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, क्योंकि वह जानती थी कि यह वह छोटी लड़की थी जिसे कभी इस उड़ान में कोई भूमिका नहीं दी गई थी, जिसने वह किया था जिस पर कोई विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। कॉकपिट के दरवाजे के पीछे यात्री केबिन से खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्हें एहसास हुआ कि विमान पूरी तरह से रुक गया है। कुछ लोग राहत से रो पड़े, कुछ अन्य चुप थे, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि वे अभी अभी क्या बचकर निकले हैं। आन्या अपनी सीट पर चुपचाप बैठी रही, सच्चाई को अपने दिमाग पर हावी होते हुए महसूस कर रही थी। उसने कर दिखाया था, सिमुलेशन की तरह पूर्ण नहीं, लेकिन पूरी उड़ान को बचाने के लिए पर्याप्त। जब विमान का दरवाजा खोला गया, उड़ान को बचाने के लिए पर्याप्त, तो बचाव दल आवश्यक उपकरणों के साथ अंदर आ गया। पायलटों को चिकित्सा जांच के लिए सबसे पहले बाहर निकाला गया। वे सभी सुरक्षित थे, लेकिन अभी भी बेहोशी की स्थिति में थे। जब बचाव कर्मियों को पता चला कि लैंडिंग को नियंत्रित करने वाला एक बच्चा था, उन्होंने शुरू में सोचा कि यह एक गलती है, लेकिन जब उन्होंने मुख्य फ्लाइट अटेंडेंट से पुष्टि सुनी, तो वे समझ गए कि वे अभी अभी एक ऐसी कहानी के सामने खड़े हैं जो बाद में विमानन के सबसे विशेष रिकॉर्ड में दर्ज की जा सकती है। आन्या को 2 वयस्कों के सहारे कॉकपिट से बाहर लाया गया, इसीलिए नहीं कि वह कमजोर थी, बल्कि इसीलिए कि वे उसे नीचे इंतजार कर रही भीड़ से बचाना चाहते थे। धन्यवाद, आश्चर्य और भावना के शब्द बहुत तेजी से फैल गए। हर कोई उसे धन्यवाद देना चाहता था, कहना चाहता था कि उसने उन्हें बचाया है। लेकिन आन्या के लिए यह सब एक बहुत बड़ी लहर जैसा था। वह केवल अपने एक साथा के समेत रो का पाली थे। नाशनर माता पिता से मिलना चाहती थी, केवल अपने पिता की आवाज सुनना चाहती थी कि उन्हें उस पर गर्व है। केवल इस उड़ान पर चढ़ने से पहले की तरह एक बच्ची बनना चाहती थी। जब वह अस्पताल में अपने पिता से मिली, जहां उन्हें उससे मिलने के लिए लाया गया था, तो उनकी आंखों में अब उन असहाय दिनों का दुख नहीं था, यह गर्व और भावना से भरा था। उन्होंने उसे बहुत देर तक गले लगाया। किसी को भी यह समझने के लिए कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी कि वह क्षण उन दोनों के लिए कितना बड़ा था। वह जानते थे कि जो पाठ बहुत ज्यादा लगते थे, जो धैर्य से भरे शिक्षण के घंटे थे, वे सभी एक ऐसा पुल बन गए थे जो उनकी बेटी को जीवन के सबसे खतरनाक क्षण से पार ले गया था। अगले दिनों में कहानी पूरे भारत में फैल गई। समाचार पत्रों और चैनलों ने आश्चर्य से भरे शीर्षकों के साथ उसका उल्लेख किया। विमानन विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया और बहस की। कुछ ने तर्क दिया कि प्रतिभा किसी भी उम्र में प्रकट हो सकती है। दूसरों ने कहा कि बच्चों को इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। लेकिन अनगिनत रायों के बीच जो चीज आन्या को सबसे ज्यादा परेशान करती थी, वह थी सामान्य जीवन में लौटने की इच्छा, जहां उसे किसी को बचाना नहीं था, कुछ भी साबित नहीं करना था। उसने अपने पिता से कहा कि वह पायलट नहीं बनना चाहती, वह दबाव या प्रसिद्धि नहीं चाहती, वह केवल एक बच्ची बनना चाहती थी। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना, उस शांति में रहना जिसकी एक बच्ची हकदार है। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपना रास्ता चुनने का अधिकार है, और महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि तुम पायलट बनती हो या नहीं, बल्कि यह है कि तुमने तैयारी और साहस के मूल्य को साबित कर दिया है। आन्या अपने सामान्य जीवन में लौट आई, लेकिन उसकी कहानी कई लोगों के दिलों में बनी रही, क्योंकि हर किसी को इतने छोटे व्यक्ति से ज्ञान और बहादुरी की ताकत देखने का मौका नहीं मिलता। और इस विशाल दुनिया में लोग एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं कि कभी कभी उम्मीद उन जगहों से आती है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग ही अपने भीतर इतनी बड़ी ताकत रखते हैं कि वे सैकड़ों लोगों का भाग्य बदल सकते हैं। और यह हम सभी को याद दिलाता है कि परिपक्वता हमेशा
उम्र से नहीं मापी जाती, बल्कि कभी-कभी उस क्षण में सही काम करने की क्षमता से मापी जाती है, जब दुनिया को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रिय दर्शकों, इस भावनात्मक कहानी को सुनने के लिए, समय निकालने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपका हर एक फॉलो, हर वह क्षण जो आप धैर्यपूर्वक हमारे साथ बैठे चैनल को जीवन में दया और आशा की ओर उन्मुख मानवीय मूल्यों वाली कहानियां जारी रखने के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। आज की कहानी न केवल कौशल या भाग्य के बारे में है, बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि सबसे खतरनाक क्षणों में इच्छा शक्ति और साहस उन लोगों से आ सकते हैं जिनसे हम कम से कम उम्मीद करते हैं। तैयारी, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना एक छोटे व्यक्ति को असाधारण काम करने में मदद कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कहानी दिखाती है कि कभी-कभी दया, सहानुभूति और एक दूसरे की क्षमताओं में विश्वास ही वह धागा है जो हमें संकटों से उभरने में मदद करता है। यदि आपको लगता है कि कहानी ने सुंदर भावनाएं या सार्थक सबक दिए हैं, तो कृपया एक लाइक करें, नीचे अपने विचार लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और अधिक मूल्यवान सामग्री साझा करने के लिए और प्रेरणा मिले। आपका समर्थन अत्यंत मूल्यवान है और यही कारण है कि हम हर दिन प्रयास करना जारी रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और शांति की कामना करते हैं। आप सब कहाँ से हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहाँ भी रहें हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो उसे हम सब के साथ ज़रूर